आतिक अहमद, जिसको आज से करीब 6 महीने पहले बहुत सारे लोग जानते तक पे नहीं थे, वो आज इंटरनेट हर एक जगह पर ट्रेंडिंग में है। अतिक अहमद, जिसके ऊपर 100 से भी ऊपर केस दर्ज है, लेकिन सबूत ना मिलने के कारण एक भी केस कभी भी सॉल्व नहीं हो पाया। अतिक अहमद जो एक गैंगस्टर थे, लेकिन गैंगस्टर होने के बावजूद भी वो पांच पांच बार एमएलए बने एंड एक बार वो एमपी बने। आतिक अहमद, जिसके पास कोई भी पैसा नहीं था, वो कैसे 11,000 करोड़ की संपत्ति बना लिया। अगर आपको इन सारे चीजों पर दिलचस्पी है तो आज की वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखते रहो। आज की वीडियो में मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो के जरिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शायन, आप देख रहे हैं स्टूडेंट। चलिए आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहानी का शुरुआत होता है 10 अगस्त 1962, जब इलाहाबाद, जिसे आजकल हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहां पर कसारी मसारी नाम का एक गांव है। अब वहां पर उस टाइम में एक गरीब टांगे वाला रहता था जिसका नाम था हाजी फिरोज अहमद। अब उसके घर एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम हुआ आतिक अहमद। अब आतिक अहमद को बचपन से पढ़ने लिखने का बिल्कुल शौक नहीं था। 8वीं कक्षा जब उन्होंने पास किया, उसके बाद से आतिक अहमद कोयला चुराना चालू कर दिया ट्रेन से। आपने वो मूवी देखा है गैंग्स ऑफ वसेपुर, फिर गुंडे, वहां पर कैसे ट्रेन से कोयला चुराया जाता था, बिल्कुल वैसे आतिक अहमद भी करने लगा, कोयला चुराने लगा। उसका धीरे धीरे गैंग भी बन गया एंड वो गैंग धीरे धीरे वसूली करना, लोगों को डरा के धमका के उनसे पैसे लूटना, ये सब काम भी करने लगा। धीरे धीरे करके वो जब 10वीं कक्षा में जाके पहुंचा तो वहां पर 10वीं कक्षा में वो फेल हो गए एंड उसने पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ही छोड़ दिया एंड पूरे के पूरे इसी कामों में वो लग गए। 17 साल की उम्र में उसके खिलाफ सबसे पहला पुलिस केस दर्ज हुआ पुलिस स्टेशन पे। और ये केस कोई छोटा मोटा केस नहीं था, एक मर्डर केस था, लेकिन कोई पुख्ता सबूत ना मिलने के कारण उसे जेल से छोड़ देना पड़ा। तो ऐसे चलने लगा, उसका टीम और थोड़ा सा बड़ा हो गया, धीरे धीरे करके उसका राज चलने लगा उस कसारी मसारी नाम के गांव में। अचानक एक दिन पुलिस उसे गिरफ्तार कर लिया एनएसए के तहत। अब एनएसए का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एंड इसका जो केस होता है वो बहुत ही लंबे केस होते हैं। इससे जो फंसते हैं एक बार, वो करीब 10-12 साल के लिए अंदर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अतिक अहमद का जो केस था वो थोड़ा सा अलग था। अतिक अहमद को जिस दिन पुलिस अरेस्ट किया, सेम डे अतिक अहमद जेल से छूट गए। कहा जाता है ऐसा कि दिल्ली से पुलिस के ऊपर प्रेशर आया था कि हाँ, अतिक अहमद को छोड़ना पड़ेगा। अतिक अहमद तो जेल से छूट गए एंड छूटने के बाद सभी को ये पता लगा कि इसके पीछे चांद बाबा का हाथ था। तो जेल से छूटने के बाद अतिक अहमद जाकर चांद बाबा से मिला। चांद बाबा को ये बात बहुत अच्छे से पता था कि ये लड़का आगे चलकर बहुत कुछ कर सकता है। तो अतिक अहमद को चांद बाबा ने अपना पार्टनर बना लिया। अब दोनों एक साथ मिलकर काम करने लगे एंड पूरे इलाहाबाद जगह पर ये राज करने लगे। अब चांद बाबा एक ऐसा गैंगस्टर था जिससे पुलिस भी डरते थे। ये जिस एरिया में जाते थे, पुलिस उस एरिया में घुसने का हिम्मत भी नहीं करते थे, इतना डर था सभी के मन में चांद बाबा के लिए। अब चांद बाबा के साथ एक साथ काम कर रहे तो पुलिस का भी अतिक अहमद को कोई डर नहीं था। लेकिन इस टाइम तक अतिक अहमद को यह बात बहुत अच्छे से पता चल चुका था कि अगर उसको बिना डरे काम करना है तो गैंगस्टर टैग के साथ साथ उसको पॉलिटिशियन का भी एक टैग लगना जरूरी है। अब इसी के लिए वो पॉलिटिक्स ज्वाइन किया एंड अतिक अहमद बहुत ही क्विक लर्नर थे एंड चांद बाबा बहुत कुछ जानता था इस काम के बारे में। तो चांद बाबा से सारे के सारे जानकारी अतिक अहमद अपने पास से ले लिए। कैसे बॉम्ब बनाते हैं, कैसे एक बड़े गैंग को लीड करते हैं, कैसे क्या करना है, सारा कुछ चीजें अतिक अहमद चांद बाबा से सीख लिया। अब उस टाइम पे चांद बाबा एज एमएलए की पद के लिए खड़े हो गए चुनाव पे एंड दूसरी तरफ अतिक अहमद को भी टिकट मिला एमएलए की पद के लिए। तब चांद बाबा को यह बात बहुत ही बुरा लगा, तो चांद बाबा ने अतिक अहमद को इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया। लेकिन अतिक अहमद इलेक्शन लड़ना चाहता था एंड वो इलेक्शन लड़ा भी था। तो बाद में इस मामले को लेकर बहुत सारे मर्डर्स हुए, बहुत सारा गैंग वॉर्स हुआ और इसी के चलते वोट हुआ एंड वोट में अतिक अहमद जीत गए एंड वो एमएलए बन गए। जब वो एमएलए बन गए, इसके कुछ दिन बाद ही चांद बाबा का अचानक मर्डर हो गया। लेकिन इस बार भी पुलिस को अतिक अहमद के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला, लेकिन सभी को पता था क्या इसके पीछे अतिक अहमद का ही हाथ है। अब चांद बाबा जब मर गए, अतिक अहमद को इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। क्या क्या फायदा? सबसे पहले इलाहाबाद में उस टाइम पे 2 लोगों की राज चलती थी, चांद बाबा, अतिक अहमद। अब चांद बाबा तो नहीं रहे तो पूरे के पूरे इलाहाबाद में अतिक अहमद का ही राज चलने लगा। दूसरी बहुत बड़ी फायदा ये हुआ
कि चांद बाबा का जो पूरा का पूरा बिजनेस था, पूरा का पूरा गैंग था, वो अतीक अहमद ने टेक ओवर कर लिया। अब पूरा का पूरा बिजनेस, पूरा का पूरा गैंग अतीक अहमद ही संभालने लगा। तो ऐसे करते करते अतीक अहमद एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक चुनाव लड़ते गए एंड वो जीतते गए एंड वो एमएलए बनते गए। तो ऐसे करते करते अतीक अहमद बोर हो चुका था इस चीज से, क्या एक ही एमएलए एक ही काम कर रहा है, लेकिन उसको इस काम में दिलचस्पी नहीं लग रहा था। वो एक बड़ी छलांग लगाने की सोच रहा था। उसी टाइम 2004 में समाजवादी पार्टी ने उससे फूलपुर नाम की एक जगह से एमपी के पद के लिए खड़ा किया एंड अतीक अहमद इस पद के लिए जीत भी गए। तो अतीक अहमद अब बन गए माननीय सांसद एंड वो एक एमपी बन गए। अब आपको तो ये चीज जरूर पता होगा कि एक व्यक्ति एमएलए एंड एमपी एक साथ नहीं हो सकता। तो एमएलए की जो कुर्सी थी वो तो अतीक अहमद ने छोड़ दिया एंड उस जगह पर अतीक अहमद ने यह तय किया कि उसका भाई अशरफ अहमद को उस चुनाव के लिए लड़ाएगा। तो अशरफ अहमद उस चुनाव के लिए खड़े हो गए और दूसरी तरफ बीएसपी की तरफ से राजू पाल खड़े हो गए। अब राजू पाल इस इलेक्शन जीत गए 4000 वोट से, अशरफ अहमद हार गया। अब जैसे राजू पाल जीत गए, बैक टू बैक राजू पाल पर हमला होने लगा, लेकिन किस्मत के बल से राजू पाल हर बार थोड़ी बहुत बच के निकल जाता था। थोड़ी बहुत इंजर होते थे लेकिन वो बच के निकल जाते थे। ऐसे करते करते आ गया 26 जनवरी 2005, जिस दिन राजू पाल एंड उसके खास दोस्त उमेश पाल एक ही गाड़ी में उसके गांव जा रहे थे एंड रास्ते में बहुत सारे गुंडों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया एंड फायरिंग बॉम्बिंग करने लगा। राजू पाल पर बहुत सारी गोलियां लगी, फिर भी उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में भी उसके ऊपर अटैक हुआ एंड करीब 19 गोलियां राजू पाल के ऊपर लगा था, जिससे उसका मौत हो गया। एंड इस मर्डर का आई विटनेस थे उमेश पाल, जो राजू पाल के दोस्त था। अतीक अहमद को यह बात बहुत अच्छे से पता था, तो अतीक अहमद ने क्या किया, उमेश पाल को किडनैप कर लिया एंड किडनैप करके डरा धमका के जो बयान था उसको बदल दिया। उमेश पाल कोर्ट में जाकर ये कहे कि हाँ, उसे कुछ पता नहीं, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया कि किसने फायरिंग की। तो इस बार भी अतीक अहमद पर कोई केस नहीं बना एंड वो बिल्कुल रिहा हो गए। तो इसके बाद एमएलए की जो कुर्सी थी वो फिर से खाली हो गई एंड फिर से अशरफ अहमद इलेक्शन लड़े। इस बार बीएसपी ने राजू पाल की वाइफ पूजा पाल को इलेक्शन में खड़ा किया, लेकिन इस बार अशरफ अहमद इलेक्शन जीत गया एंड वो बन गया एमएलए। अब अशरफ अहमद एमएलए बन गया था, आतिफ अहमद तो पहले से ही एमपी था। तो पूरे के पूरे जिला पर, पूरे के पूरे इलाहाबाद पर इनका ही राज चलने लगा। तो ऐसे करते करते साल बीत गए, आ गया 13 मई 2007, जब फिर से एक बार इलेक्शन हुआ। अशरफ अहमद इस बार भी एमएलए के सीट के लिए लड़ा एंड दूसरी तरफ बीएसपी ने सेम कैंडिडेट पूजा पाल को ही इसके खिलाफ खड़ा किया, लेकिन इस बार दावा पलट गया। इस बार पूजा पाल जीत गए, वो एमएलए बन गए, अशरफ अहमद हार गया और जो इलाहाबाद था वहां पर भी धीरे धीरे करके बीएसपी कब्जा कर रहा था। तो अब आतिफ अहमद एंड अशरफ अहमद, इन दोनों का कब्जा धीरे धीरे कम हो रहा था एंड लोग जो इन दोनों के खिलाफ थे वो ऊपर आ रहे थे। सबसे पहले इनके खिलाफ हो गए उमेश पाल, जो राजू पाल की मर्डर केस का आई विटनेस था। वो पुलिस स्टेशन गया, वो पुलिस स्टेशन जाकर सीबीआई दफ्तर में ये कहा कि हाँ, मेरे को किडनैप किया गया था, मेरे को डराया गया था, इसलिए मैंने बयान बदल दिया, लेकिन अब मैं सच बोलना चाहता हूं। इस सब के पीछे आतिक अहमद एंड उसका भाई अशरफ अहमद का हाथ है। अब किडनैपिंग के लिए आतिक अहमद एंड अशरफ अहमद की जेल हो गई, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ था अभी तक कि हाँ, ये सच में ये किया है, लेकिन एक शक के तौर पर इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। तो देखते ही देखते आ गया 2008, जब भारत में पहली बार न्यूक्लियर डील साइन होने जा रहा था। सारे के सारे सांसद, मंत्री, सारे लोग पार्लियामेंट जाकर पहुंचे एंड जेल से 6 लोगों को निकाला गया एंड पार्लियामेंट ले जाया गया। इनमें से एक था आतिक अहमद, जिसको इसलिए बाहर निकाला गया था ताकि वो पार्लियामेंट में जाकर न्यूक्लियर डील की सहमति में वोट कर सके, लेकिन आतिक अहमद के मन में कुछ और चल रहा था। आतिक अहमद इस न्यूक्लियर डील के खिलाफ हो गए एंड उसने अगेंस्ट में वोट किया एंड पार्टी से उसको निकाल दिया, क्योंकि वो अगेंस्ट वोट किया था तो पार्टी से उसे निकाल दिया। वो अब एमपी नहीं रहे एंड फिर से उसको जेल में डाल दिया गया। और दूसरी तरफ राजू पाल की केस भी चल रहा था, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उमेश पाल जो थे अब तो वो प्राइम विटनेस थे, लेकिन प्राइम विटनेस से उसको हटा दिया गया क्योंकि वो पहले एक बार उसका बयान दे चुका था जो गलत था। अब दोबारा उसने एक और बयान दिया, तो इस वजह से कंफ्यूजन होने की वजह से उमेश पाल को विटनेस से हटा दिया गया। अब
उमेश पाल जो थे वो बिल्कुल फ्री हो चुके थे, उसका कोई टेंशन था ही नहीं। पहले तो टेंशन था कि हाँ उसके ऊपर कभी भी हमला हो सकते हैं, लेकिन बाद में उसका टेंशन पूरा का पूरा खत्म हो गया क्योंकि वो अब विटनेस से हट चुका था। तो बात है 24 फरवरी 2023 का, जब उमेश पाल अपने घर की तरफ जा रहे थे कोर्ट से, अचानक उसके ऊपर हमला हुआ, गोलियां चलाई गई एंड उससे उसकी मौत हो गई। अगले दिन उसकी जो वाइफ थी जयापाल, उसने पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन लिखाई 4 लोगों के नाम पर। सबसे पहले आतिक अहमद, दूसरा अशरफ अहमद उसका भाई, तीसरा आतिक अहमद का बेटा एंड चौथा आतिक अहमद की बीवी। इन चारों का नाम पे एफआईआर लिखवा दी। अब आतिक अहमद और अशरफ अहमद तो पहले से जेल में थे, ढूंढा गया आतिक अहमद के बेटा एंड आतिक अहमद के बीवी को, लेकिन वो दोनों तब तक फरार हो चुके थे। तो धीरे धीरे करके इस केस का भी तहकीकात पुलिस करने लगा एंड पुलिस के हाथ में एक सीसीटीवी फुटेज आ गया जिसमें यह दिखाई दे रहा था कि उमेश पाल की मर्डर किन किन लोगों ने की है। वहां पर कुल मिलाकर 7 लोगों का चेहरा दिखाई दे रहा था, जहां पे आतिक अहमद का ड्राइवर मौजूद था, आतिक अहमद की बेटे मौजूद था, गुड्डू मुस्लिम मौजूद थे, उस्मान मौजूद था, अरमान साहिब और गुलाम, इन सारे लोग मौजूद थे। तो धीरे धीरे करके इन सारे लोगों को ढूंढा गया, लेकिन सारे के सारे लोग फरार हो गए। ऑब्वियस बात है, मर्डर करके कोई भी फरार हो ही जाएगा। तो धीरे धीरे करके आतिक अहमद की जो ड्राइवर था उनको ढूंढ निकाला गया एंड बीच सड़क पे उसकी एनकाउंटर किया गया। उसके एक दिन बाद उस्मान भी मिल गया एंड उसका भी एनकाउंटर हो गया। ठीक, इसके 2 दिन बाद आतिक अहमद का बेटा असद अहमद एंड गुलाम, इन दोनों को भी ढूंढ निकाला गया एंड इन दोनों का भी एनकाउंटर हो गया। तो 7 लोगों से कुल मिलाकर 4 लोगों को एनकाउंटर हो गया। पुलिस ने इसका अलग अलग वजह दी एंड अभी भी जो बाकी 3 लोग हैं, गुड्डू मुस्लिम, इन सब लोग, ये लोग अभी भी फरार हैं एंड सरकार ने इसके ऊपर इनाम भी रखे हैं, इंक्लूडिंग आतिक अहमद का वाइफ जो अभी भी फरार है, जिसके बारे में भी अभी तक कोई खबर नहीं है। 23 मार्च 2023 जब सुप्रीम कोर्ट में यह साबित हो गया कि आतिक अहमद एंड अशरफ अहमद ने ही उमेश पाल की किडनैपिंग की थी एंड बयान भी बदलवाया था, तो इसके लिए इन दोनों का उम्र कैद की सजा सुना दी गई एंड इन दोनों को फिर से एक बार जेल में धकेल दिया गया। लेकिन यहां पर सब लोगों का शंका यह था कि आतिक अहमद एंड अशरफ अहमद के ऊपर जेल में हमला हो सकते हैं एंड इन दोनों को मारा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दी क्या ये दोनों जेल में रहेंगे, बट इन दोनों का रेगुलर मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर रखना पड़ेगा एंड इन दोनों का रेगुलर मेडिकल चेकअप करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके इन दोनों का चेकअप होने लगा। हर एक दिन अलग अलग टाइम पे इनको हॉस्पिटल में ले जाया जाता था, टेस्ट करा के वापस इनको जेल में लाया जाता था। 15 अप्रैल 2023 को करीब रात के 10 बजे के आसपास इन दोनों को कॉलिन अस्पताल में ले जाया गया, पूरी की पूरी पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में। बहुत सारे पुलिस थे। जैसे ही सारे के सारे लोग नीचे उतरे, हॉस्पिटल की तरफ जाने लगे, पूरी की पूरी मीडिया ने उनको घेर लिया एंड वहां पर 3 ऐसे लोग थे जो फेक मीडिया पर्सन बनकर वहां पर घुस गए थे एंड उनके पास आर्म्स थे एंड उस आर्म्स से उन दोनों के ऊपर हमला किया एंड आतिक अहमद एंड अशरफ अहमद को वही के वही मार दिया गया। एंड शॉकिंग बात यह है कि जिन 3 लोगों ने आतिक अहमद एंड अशरफ अहमद का हत्या किया, वो 3 लोग वहां से बिल्कुल भागे नहीं, अपने आप को सरेंडर कर दिया पुलिस के सामने। बाद में जब उन तीनों से तहकीकात किया गया, पूछा गया कि उन्होंने ऐसा काम क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि हमें अपना नाम बनाना था, तो हमने ऐसे लोगों को पकड़ा जो बहुत ज्यादा पावरफुल है ताकि हमारा नाम बन जाए। अब ये जो बात था ये किसी तरीके से भी जस्टिफाइड नहीं लग रहा था। इसका बहुत सारे कारण है। सबसे पहला कारण, ये 3 एक दूसरे को जानते तक भी नहीं थे। दूसरी बात, ये लोग इतने गरीब थे कि इनके पास खाने तक कभी पैसा नहीं था। तो इनके पास इतना पैसा कहां से आ गया कि दिल्ली से प्रयागराज ट्रेन से आए, उसके बाद वहां पे होटल में रुके, होटल का खर्चा, खाना पीना, इतने सारे पैसे इनको किसने दिया। तीसरी चीज, ये जो फेक मीडिया पर्सन बनकर वहां पर गए थे, इनको आइडेंटिटी कार्ड कहां से मिला, किसने बना के दिया, क्योंकि बनाने में बहुत पैसे लगते हैं। एंड जो कैमरा था, माइक था, ये खरीदने का पैसा इन लोगों के पास कहां से आया। चौथी चीज, इन लोगों के पास जो आर्म्स था वो बहुत ही ज्यादा कीमती था, वो बाहर से मंगवाया गया था इस काम के लिए। एक एक आर्म्स का, एक रिवॉल्वर का प्राइस करीब 6-7 लाख रुपए है। इन लोगों के पास 3 रिवॉल्वर थे,
जिनका मार्केट प्राइस आज के टाइम पर करीब 25 लाख के आसपास है। तो इतने पैसे इन लोगों के पास कहां से आया? सबसे शॉकिंग बात यह है कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी 3 फेक मीडिया पर्सन बनकर अंदर आए तो आए विद आर्म्स, वो हॉस्पिटल में कैसे घुसे? क्योंकि इतने सारे प्रोटेक्शन में ऐसे एक आर्म्स लेकर हॉस्पिटल में घुसना बिल्कुल नामुमकिन था। तो सीबीआई पुलिस इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी भी जारी है। क्या कौन है इसके पीछे? आखिर किसने आतिक अहमद और अशरफ अहमद की मर्डर करने में इन तीनों की मदद की थी? लेकिन पुलिस के पास अभी भी कोई जवाब नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। हमें आशा है कि ये जो सवाल है, इतने सारे सवाल है, इस सवाल का जवाब हमें बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। पुलिस, सीबीआई इसका जवाब बहुत ही जल्दी ढूंढ निकाल लेंगे। तो यही था आतिक अहमद की कहानी, जिसने कुछ नहीं से 11,000 करोड़ की संपत्ति बनाई। और हाँ, बाद में जाकर जो 11,000 करोड़ की संपत्ति थी, पुलिस ने इन सारी चीजों को सीज कर दिया एंड इन सारी चीजों को सरकार के हवाले कर दिया। लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है कि गैंगस्टर क्या 5 बार एमएलए बन सकता है? एमएलए तो छोड़ो, एक बार एमपी भी वो बन गया। कैसे हुआ ये? तो यही था आतिक अहमद की कहानी आपको कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताना। अगर आपको कोई रिकमेंडेशन है तो ये भी आप मुझे नीचे कमेंट के जरिए जरूर बता सकते हो, ताकि मेरे को पता चले कि क्या क्या मेरे को और वीडियो में ऐड ऑन करना चाहिए, फिर क्या क्या मेरा गलती है, वो भी आप जरूर बताना मेरे को। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर डिसलाइक आप कर सकते हो एंड बताना जरूर कि वो अच्छा नहीं लगा आपको। शेयर कर देना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ, आतिक अहमद आखिर थे कौन, क्यों इसको लेकर इतने सारे बवाल आज हो रहे हैं। एंड सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बजा लो, ताकि आप हमारे इस चैनल में, आप हमारे इस फैमिली में जुड़ सको। तो बस मैं मिलता हूं एक वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।